नमस्कार। दूरदर्शन जालंधर के माध्यम से रचना कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में प्रायः हम साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं, परंतु आज हमने जिस शख्सियत को स्टूडियो में निमंत्रण दिया है वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व है। साहित्यकार तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ गीतकार, गज़लकार, शायर, संस्थापक, संपादक और जैसा कि अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक अदाकार भी हैं। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ संजय सागर सूद की। देखिए, नाम में भी कितना ट्विस्ट है, संजय सूद, सागर सूद। संजय इनके माता पिता जी का दिया हुआ नाम है और सागर इनका साहित्यिक नाम है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं इसी से, इनके नाम से, कि इनका ये सफ़र कैसा रहा। तो संजय जी, सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। तो मैं जैसा दर्शकों से बात कर रही थी, हम अपनी शुरुआत यहीं से करते हैं जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये संजय से सागर तक का सफ़र कितना लंबा और कैसा रहा। लंबा तो क्या कहूँ दीदी आपसे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और मिलता रहेगा, उम्मीद करता हूँ। माता पिता ने संजय रखा और कब बचपन में लिखना शुरू हो गया, कुछ 2-4 लाइनें लिखनी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद ये सिलसिला ऐसे चला कि एक ना पीछे दीदी फिल्म आई थी साजन, जी जी, जिसके संजय दत्त हीरो थे। तो उनका तखल्लुस सागर था। वाह, वो शायरी लिखते थे। तो एक्चुअली सच्ची बात, आपको सच्ची बात बताऊं कि उसमें जो फिल्म मैंने देखी, उस समय मैं संजय नाम से ही लिखता था, 4-4 लाइनें कुछ लिखता था। जी। तो उसने ना एक लॉकेट पहना हुआ था जी। सोने की चैन थी और लॉकेट के नाम पे लिखा था सागर। तो वो सच्ची बात कहूँ तो मेरे मन में एक लालच सा आया कि कभी जीवन में जब मैं कमाने लगूंगा तो ऐसा लॉकेट बनाऊंगा मैं। वाह वाह, क्या बात तो है। वो सागर मेरे जहन में कहीं फिट हो गया। तो सच कहूँ तो संजय से सागर बन गया, शायरी में सागर आ गया नाम वो। क्या बात है। तो आपने जैसा कि बताया कि आपने वहाँ से प्रेरणा ली और अपना नाम, अपने साहित्यिक तखल्लुस को सागर के रूप में अपनाया। ये तो मतलब बात हुई बहुत बाद की जी। तो लिखने का सफ़र कब से शुरू हो गया? लिखना दीदी ऐसा था कि बचपन में ही, तकरीबन मैं 13-14 साल का रहा हूँगा, तो दिल की बातें ज़्यादा किसी से कहना मुश्किल हो पा रहा था कि बहुत सी बातें दिल में हलचल होती है। तो किताबें पढ़ी और कागज़ पेन किसी दिन हाथ में आ गया, तो कुछ लाइनें लिखना शुरू हुई। तो वो लाइनें दोस्तों को अच्छी भी लगी, तो वहाँ से प्रेरणा होते होते कुछ लाइनें आती गई और वो किताब का रूप लेती गई। 4-4 लाइनें वहाँ से शुरू हुआ और फिर समाज में कुछ ऐसा दिखना शुरू हुआ जो मन को प्रेरित करता गया कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी को कहते थे तो वो शायद कुछ ना, एक शब्द होता है पागल, कहता पागल है इंसान ये। लेकिन कागज़ में हमेशा दीदी आप जानते हैं, कागज़ और कलम से ज़्यादा अच्छा दोस्त कोई नहीं है। सही है। तो जब से वो हाथ में आए तो फिर ये वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, अभी आपने बातचीत करते हुए बताया कि 13-14 साल की उम्र में आपने लिखना शुरू कर दिया। तो आपकी पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई फिर? पहली दीदी मेरी आई थी 1993 में, 1993 में। कितने वर्ष के थे तब आप? 72 का बर्थ है मेरे ख्याल। अच्छा। नहीं, मतलब मैं उस चीज़ को जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ कि लिखना शुरू किया है 13-14 साल की उम्र में, तो कितना समय लग गया उसको, उन जो आपने शायरी की या कविताएं लिखी या छोटे छोटे बंद लिखे, तुकबंदी की, तो उसको पुस्तक रूप में छपने में कितना समय लगा? मेरा तात्पर्य ये मैं ना उस समय छपना कोई आसान नहीं था और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं था मेरे पास। तब मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि तब ना प्रेस भी दूसरी होती थी, वो टिकटी करने वाली। तो मैं 4-4 लाइनें लिखता था, जिसको मुक्तक बोलते हैं, 4 मिसरे बोल लीजिए। तो उसके बाद वो एक मेरा दोस्त था, वो प्रेस चलाता था, वो एक पेज के मुझसे 25 रुपये लेता था तब। अच्छा। वो किताब के A4 के 4 पेज होते थे, 100 रुपया लेना होता था उसने। वो 4 पेज मतलब एक पे 16 लाइनें आती थी। वो जब मेरे पास कभी 100 रुपये इकट्ठा होता था तब मैं उसको देता था,
वो 4 पेज मुझे बनाकर दे देता था। क्या बात और है। वो ऐसे लगा कि चस्का लगा, धीरे धीरे वो 100 पन्नों तक पहुंच गया मेरे पास। जी जी जी। तो वो एक छोटे से उसने स्टेपल करके मुझे दे दिया। तो वो किताब, उसका नाम रखा गया दिल हमारा दर्द तुम्हारा। अच्छा, तो दिल हमारा दर्द दर्द तुम्हारा। तुम्हारा। क्या तो आपने तो पहली पुस्तक में ही बहुत कुछ समेट लिया। अपना दिल और दर्द किसी का लेके उसमें समाहित कर दिया। तो आपकी पहली पुस्तक जी, ये वो रही। पहली पुस्तक थी। अच्छा, पहली पुस्तक की पहली कोई रचना अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों से वही साझा कर लेते हैं। वो 4 मिसरे कुछ यूं थे कि बस और 2 कदम तक मेरे साथ चलना यारो, उसके आगे मैं खुद तुमसे बिछड़ जाऊंगा, आगे इंतजार कर रही है मेरी महबूबा मौत मेरी, उसके साथ मैं खुद तुमसे आगे निकल जाऊंगा। अरे, जब आपने शुरुआत की तो शुरुआत में ही इतनी संजीदगी। शायद आप अपने नाम को सत्य करना चाहते थे कि सागर नाम केवल नाम नहीं है, सागर की गंभीरता, सागर की गहराई और उसकी व्यापकता सब कुछ साथ लेके चल रहे थे। बहुत बढ़िया। तो फिर आपका जो हम साहित्यिक सफ़र की बात करेंगे वो कब शुरू हुआ? तब से ही दीदी वो चलता रहा, धीरे धीरे वो किताबों का रूप लेता गया। कुछ ऐसा हुआ कि माँ बाप की कृपा, आशीर्वाद और प्रभु की कृपा ऐसी रही कि मुझे वो साथ मिलता गया। कुछ दोस्तों ने प्रेरित किया। वो किताब, मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो पहली किताब मैंने तो छपवा कर वो रख ली अपने पास प्रिंट करवा कर, लेकिन मेरे मामा जी हैं श्री पवन कुमार सूद जी, तो उनको वो पता नहीं क्यों अच्छी लगी, उन्होंने उठाकर पटियाला बस स्टैंड में रख दी उसको, दोस्त की दुकान पे। अच्छा जी। वो कब, और ये अच्छी बात है कि जलंधर दूरदर्शन में आज बैठा हूं तो जलंधर के बस स्टैंड पे किसी पब्लिशर ने वो किताब यहाँ पहुंचा दी और यहाँ देख ली। क्या बात। तो वहां से उनका फोन आया, फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और फिर अच्छा ये रहा कि हर साल 2-2, 4-4 पुस्तकें आती रही। अच्छा, चलिए, इससे पहले एक थोड़ी सी बात अपने दर्शकों के साथ मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप साझा करें। तो आप एक साहित्यकार के रूप में ही आगे आए या इससे पहले कुछ और भी काम था, कोई प्रोफेशन जिसको आपने अपने रोजी रोटी से जोड़कर जीविका उपार्जन का साधन बनाया था? जी, रोजी रोटी के लिए तो दीदी मैं शुरू में जो काम करता था अब भी कर रहा हूँ, सागर वॉच कंपनी, घड़ियों का काम मैं करता हूँ। अच्छा। तो मेरे मामा जी की दुकान है, वहीं से सीखा, तो वो वही काम चलता रहा। ये शायरी और ये साहित्यकार तो साथ साथ चलते रहे, धीरे धीरे शौक कह लूँ तब। अच्छा। आज प्रोफेशन है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन उस समय आजकल तो आप लोगों की दुआओं से पब्लिशर कहने लगे दुनिया, लेकिन आज भी मैं घड़ियों की रिपेयर खुद करता हूँ और वो काम साथ में कोने में रखा हुआ है। अब तक कुल कितनी पुस्तकें आप हिंदी में प्रकाशित करवा चुके हैं और कितनी आपकी पंजाबी में हुई? प्रभु की कृपा से दीदी 80 किताबें टोटल हो चुकी हैं जी, और 250 से ऊपर संपादित प्रभु ने करवा ली जी। और उसमें 55 पुस्तकें हिंदी में हैं और 25 पंजाबी में हैं। तो मतलब लिखते लिखते फिर आप प्रकाशन की ओर भी जी अग्रसर हो गए। जी। तो ये रुचि कैसे और कब पैदा हो गई? लिखने के साथ दीदी ऐसा हुआ कि मुझे ना कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, मैं वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं बढ़ रहा। लेखकों के साथ अक्सर होता ये है कि दूसरे उनको थोड़ा माफ कीजिएगा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लेखक वो होता है जो समाज को बदल सकता है। उनकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे थे कुछ लोग। तो मैं बहुत से दोस्तों के मिला, तो अचानक ऐसा हुआ कि किसी मैंने पत्रिका शुरू की, साहित्य कलश परिवार बनाया एक, जो हर महीने जिसमें गोष्ठी भी होती है। तो उसी के हिसाब से मुझे दोस्त कहने लगे यार पब्लिकेशन का काम भी होना चाहिए। तो वहां से ये लेकर अब एक बात दीदी जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि हमारे पब्लिकेशन में कोई भी जो जरूरतमंद लेखक है आए, और अभी तक तकरीबन 200 से ऊपर किताबें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट छापकर प्रकाशित करके उनको दे चुका हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आप एक तरह से पुण्य का काम कर रहे हैं, एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं। अच्छा, संजय कहूँ या सागर कहूँ एक ही बात है। तो सागर जी, एक बात और जहन में आ रही है मेरे कि मतलब जब आपने ये लिखने का काम शुरू किया था तो आपने अन्य साहित्यकारों को देखकर लिखना शुरू किया, क्योंकि जो आपने बताया आपका प्रोफेशन तो कुछ और था, घड़ियों की मरम्मत करना। तो मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक घड़ी साजकार जो है वो गीतकार बन जाए या शायर बन जाए या गज़लकार बन जाए।
तो मतलब ये उन्मुखता आपकी जो इस तरफ हुई, जी। तो आपने किससे प्रेरणा ली? क्या आपके जीन्स में ही ये बात थी, विरासत में मिला, या दूसरे साहित्यकारों की वाह वाह देख के मन किया कि हमारी भी वाह वाह हो? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। और सच कहूँ तो मैं शायद ऐसा इंसान हूँ जो शायद ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैंने साहित्यकारों को बहुत कम पढ़ा था तब, और ये मैं फील्ड जानता भी नहीं था। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मेरे दोस्त बहुत कम, क्योंकि ना दीदी खुशियों को सुनने वाले सब मिलेंगे, गमों को सुनने वाले नहीं मिलते। मैंने कहा ना कि कागज कलम से अच्छा दोस्त नहीं, क्योंकि जो दिल के में भाव आते थे, जो महसूस करता था, वो कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो शायद वहां से शुरू हुआ ये सिलसिला, और अच्छी बात ये रही कि दोस्तों को, लोगों को पसंद आता रहा, तो मैं बढ़ता गया इस फील्ड में। पर ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि कोई सुनने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, तो मुझे एक आप ही का शेर याद आ रहा है कि जरूरत क्या किसी से पूछने की खुद के बारे में, जरूरत क्या किसी से पूछने की खुद के बारे में, अगर तुम जानना चाहो तो आगे आई ना रखना। क्या बात है दीदी, है ना, ये आप ही का शेर है। जी शुक्रिया। तो मतलब जब हम लिखते हैं या हम कुछ ऐसा अच्छा कार्य करते हैं, तो हमें वाहवाही मिले या हमें दूसरे लोग हमारी प्रशंसा ना करके हमारे मार्ग की बाधा बने, रुकावटें डालें, एक लेखक को, एक शायर को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल दीदी, सही कहा। बस जैसे ही आपने कहा ना कि आईना, वो आईना बना लिया सामने खुद को बाजी। बिल्कुल दीदी। तो मतलब ये जो साहित्य का सफर था, तो आपके अपने अंदर की भावना थी कि मन में तरह तरह के विचार उमड़ते थे, एक तूफान आता था, भावनाएं आती थी, या समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको देख के लगता था कि कैसे इसको रोका जाए, या कैसे इनका विरोध किया जाए, या कैसे इस समस्या को उजागर किया जाए। तो इस सब के लिए आपने लेखनी उठाई। बस एक बात जरूर कहूंगा दीदी, इसे जैसे कहते हैं ना, वेग होता है पानी का, लेकिन उसको दिशा देने वाला कोई इंसान, कोई फरिश्ता मिलना चाहिए। मेरी जिंदगी में वो फरिश्ता है श्री राजेंद्र व्यथित जी। क्या बात है। तो व्यथित साहब मेरे साहित्यिक गुरु आज शारीरिक तौर पर मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा महसूस करता हूँ उनके चरणों में बैठा हुआ, साथ में उनको जब से वो मिले तो मुझे एक दिशा मिली कि गजल, वो बहुत बहुत बड़े गीतकार हैं। वो हमेशा कहते थे कि बेटा मुझे कुछ नहीं आता, तू सीख सकता है तो सीख ले। ये उनका बड़प्पन था। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये तो है ही है, कहते हैं कि महाजनों येन गतः सा पंथा। तो आपके गुरु जिस मार्ग पे चल रहे थे, जो आपको सिखाना चाहते थे, आपने सच में सीखा। कई बार कहा जाता है ना, अक्सर बल्कि ये कहा जाता है, कहते देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर लेने वाला भी तो चाहिए, लेने वाले के मन की भावना भी तो हो। कई बार होता है कि हम ज्ञान देना चाहते हैं लेकिन भावना नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है। तो गुरुजी ने सिखाया और आपने पूरी तन्मयता से सुना, और सुना ही नहीं, उन्हें, उनके शब्दों को, उनकी भावनाओं को अपने मन में समाहित किया और कागज़ पर उकेरा। बहुत अच्छी बात है। हम आपके गुरुजी को भी प्रणाम करते हैं। तो गुरुजी की प्रेरणा तो हुई, अब मैं थोड़ा परिवार की ओर आना चाहती हूँ कि परिवार से आपको कैसे सहयोग मिला, और परिवार में इस समय कौन कौन है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में जी। मेरे माता पिता ने कभी मुझे रोका नहीं जी। बस पापा एक ही बात कहते थे कि बेटा कोई जीवन में ऐसा काम मत करना कि जिससे हमारी इज्जत पे कोई दाग आए। बहुत बढ़िया। और प्रभु की कृपा से उन्होंने बहुत कुछ जो सिखाया, कोशिश की सीखने की। उसके बाद खुशकिस्मती ये रही कि जो जीवन साथी जिसका नाम शशि सूद है, वो जैसे ही जीवन में आई तो वो भी मेरी लिखने की प्रेरणा बनी। बल्कि तो उसने मेरे लेखनी को आगे बढ़ाया और मुझे प्रेरित किया, क्योंकि वो घर को ना संभालती तो शायद मैं आगे ना बढ़ पाता। सही है, सही है। तो परिवार की बात चल रही है कि उसके बाद फिर उन्होंने मुझे 2 बच्चे दिए, जिसका मेरी बड़ी बिटिया जिसका नाम आंचल है, और एक बेटा शिवम सूद। आंचल बिटिया आजकल कनाडा में पढ़ रही है, और बेटा शिवम सूद IIT करने के बाद PhD कर रहा है रोबोटिक में। क्या बात है। तो आपकी मेहनत सफल है। कहते व्यक्ति की असली जो संपत्ति होती है वो उसके बच्चे हैं। बिल्कुल। घर मकान तो बहुत दुनिया बना लेती है, बिल्कुल, लेकिन बच्चों को बनाना, उनके भविष्य को बनाना, ये एक माता पिता का पितृ ऋण होता है हमारे ऊपर। उस पितृ ऋण को हम इसी तरह चुका सकते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर भविष्य दे सकते हैं। संस्कारों का काम है दीदी, जो आगे से चलता है, माता पिता से चला बच्चों तक पहुंचा। बात संस्कारों की आई है। जी। तो मैं ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जहाँ आज के साहित्यकार अन्य विषयों को उठाते हैं, ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, राजनीति की बातें होती हैं या पुरानी कुरीतियों की बातें होती हैं,
वहाँ मैं सागर जी को आज के युवा लेखकों में ही मानती हूँ, युवा साहित्यकारों में, गीतकारों में मानती हूँ। तो एक युवा गीतकार या लेखक होते हुए, साहित्यकार होते हुए ये परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, पारिवारिक समस्याओं को भी उठाते हैं। और अभी बात की माता पिता की, उनके आशीर्वाद की, तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि आपने बुजुर्गों के प्रति भी लोगों को एक संदेश दिया कि अपने बुजुर्गों का कैसे आदर करना है। वो पंक्तियां हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जरूर दीदी, जरूर। न मंदिर को बनाना तुम, न कोई देवता रखना, बुजुर्गों के लिए लेकिन जगह घर में सदा रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न मंदिर को बनाना तुम, न कोई देवता रखना, बुजुर्गों के लिए लेकिन जगह घर में सदा रखना। और जुबान पर कुछ, जिगर में कुछ, नजर में कुछ, बगल में कुछ। वाह, क्या बात है। जुबान पर कुछ, जिगर में कुछ, नजर में कुछ, बगल में कुछ, कि ऐसे नेक लोगों से जरा सा फासला रखना। बहुत बढ़िया, फासला रखना ही चाहिए ऐसे लोगों से। लेकिन मुझे एक और बात याद आ रही है, जब बुजुर्गों की बात हो रही है, कुछ घर की भी बात है कि घर में भी बुजुर्गों के लिए कोई जगह होनी चाहिए। उसे एक मतला था दीदी कि उसे खाली मकान कहिए, वो कोई घर नहीं होता। उसे खाली 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 मकान कहिए, वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में बुजुर्गों का कोई आदर नहीं होता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कि उसे खाली मकान कहिए, वो कोई घर नहीं होता, जिस घर में बुजुर्गों का आदर नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश आप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों की बात हुई, जब मैंने आपकी गज़लें पढ़ी या मैंने आपकी कविताओं की ओर दृष्टि दौड़ाई, तो मैंने वहाँ एक बेटियों के लिए भी बहुत अच्छा संदेश देखा था। मैं चाहूँगी कि वो संदेश भी आप बेटियों का, वो मेरे ख्याल पंजाबी में था, कोई गीत था पंजाबी का शायद। हाँ, वो उसकी कुछ पंक्तियाँ अगर याद हो, स्मरण हो। वैसे तो बेटियों की बात चली है तो मुझे ना चार चार लाइनें याद है, पहले मैं वो सुना दूं आपको, फिर वो कहता हूँ। क्योंकि बेटी की बात चली है कि बेटी नहीं कहते ना, मुझे सबसे पहले पापा बनाया और जिंदगी मेरी धड़कन है। वाह। मेरी जान है मेरी बेटी, सर की पगड़ी है, मेरी शान है मेरी बेटी, और जिसके दम से है मेरे घर में उजाला सागर, सच कहूं तो मेरी पहचान है मेरी बेटी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात कही। सच कहूं तो मेरी पहचान है मेरी बेटी। और बेटियों पे बात चल रही है एक शिक्षा कि मूंगे मानिक पहनने से सज गई यूं उंगलियां, पर न बदला ये नसीबा है वही सब राशियां। वाह जी वाह। कि मूंगे मानिक पहनने से सज गई यूं उंगलियां, पर न बदला ये नसीबा है वही सब राशियां। और उस घड़ी मैं तो कहूंगा मुल्क अब आजाद है, जब सुरक्षित होंगी मेरे देश की सब बेटियां। वाह जी वाह, बहुत ही बहुत बढ़िया। शुक्रिया। जब सुरक्षित होंगी मेरे देश की सभी बेटियां। बहुत अच्छी बात कही आपने सागर जी। ये छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा संदेश, ये आप जैसे साहित्यकार ही कर सकते हैं, आपकी कलम का कमाल है ये। एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही, मैं चाहूँगी मैं अपने दर्शकों से, कुछ छूट ना जाए, समय थोड़ा होता है, बातें बहुत सी होती हैं, और एक शायर छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तो एक और बात थी, कुछ बच्चों के बिगड़ने की बात थी, खिलौने की बात, वो शेर मैं ज़रूर चाहूँगी आप मेरे दर्शकों के साथ साझा करें। एक गज़ल का मैं सुना देता हूँ कि छोटा कि मुश्किलों से न दामन बचाया करो, राह अपने लिए खुद बनाया करो जी। और इस तरह तो ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, हर खिलौना ना इनको दिलाया करो। वाह जी वाह, मुझे याद था कि कुछ बच्चों के बिगड़ने की बात है, तो मैं चाहती थी कि हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ज़रूर इस शेर को सुने। तो आपके साहित्यिक सफ़र की बात हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे चुनिंदा शेर हमारे सामने आए, बहुत कुछ लिखा, जैसे आपने कहा 85 के करीब पुस्तकें आपकी हैं, 80-85 कुछ लिख रहे होंगे। तो ये सब जब आप लिखते हैं तो जहन में कुछ ना कुछ तो चलता ही है जी। बिल्कुल। कभी आसपास की घटना आपको प्रेरित करती है, कभी आसपास का कोई पात्र आपको कचोट जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि हम नकारात्मक बात करें। हाँ। कभी कभी किसी का सकारात्मक प्रभाव भी आता है। बिल्कुल आता है। तो हम छोटी छोटी शायरी करते हैं, कविताएं लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, और उस माध्यम से अपने विचारों को कलम से लेकर कागज़ पर उकेरते हैं जी। तो एक माँ जैसे अपने सारे बच्चों को बहुत प्रेम करती है, एक शायर, एक लेखक, एक साहित्यकार भी अपनी सारी रचनाओं को उतना ही प्रेम करता है। पर फिर भी जैसे कोई ना कोई बच्चा होता है, माँ का लाडला होता है, बहुत लाडला होता है।
तो ऐसे ही शायर या गीतकार, गज़लकार की भी कोई ऐसी कविता, गज़ल, गीत होता है जो उसका खुद का पसंदीदा होता है? मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ आप ज़रूर साझा करें। आपने माँ की बात कर दी, माँ को तो बच्चे सारे प्यारे हैं, वही बात आ जाती है। लेकिन चलिए, पॉजिटिविटी की बात हुई है, यदि कोई भी ये बात भी हुई कि आपने बच्चों को सेट कर लिया, बच्चे सेट हो गए, लेकिन मैं सच कहूँ दीदी, मैंने नहीं किया। मैंने उनको एक बात कही कि बच्चे ना पढ़ते तो मैं क्या करता। ये संस्कार है। ये सही है। मुश्किलें तो आती हैं, दौर है। मैं 4 मिसरे कह रहा हूँ, फिर उस पर आता हूँ कि ये सच्ची बात है, मैं मुश्किलों से डर गया होता। ये सच्ची बात है, मैं मुश्किलों से डर गया होता, गमों से हार कर जग से किनारा कर गया होता। मेरे बच्चे समझते हैं मेरी मजबूरियां सागर, खुदा का शुक्र है वरना मैं कब का मर गया होता। वाह जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया, प्रभु का शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और आपने दीदी पॉजिटिविटी की बात की, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि गम भी खुशियों से लगेंगे, मुस्कुरा कर देख लो। गर न हो मुझ पर यकीन तो आजमा कर देख लो। वाह जी वाह, कि गम भी खुशियों से लगेंगे, मुस्कुरा कर देख लो। गर ना हो मुझ पर यकीन तो आजमा कर देख लो। और कौन कहता है खुदा मिलता नहीं इस दौर में, शर्त ये जी, कौन कहता है खुदा मिलता नहीं इस दौर में? कौन कहता है खुदा मिलता नहीं इस दौर में, शर्त ये है मैं को अपनी तुम मिटा कर देख लो। वाह वाह, क्या बात कही आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्त ये है कि मैं को अपनी तुम मिटा कर देख लो। बहुत बढ़िया। और घर तेरा रोशन खुदा कर देगा, पक्की बात है, तुम किसी की राह में दीपक जला कर देख लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दूर रहकर जान पाओगे नहीं सागर है क्या, जान ना चाहो तो तुम भी पास आकर देख लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये बात, और इसके साथ बस एक कहूंगा, जो दिल की बात कही जी, जो मेरे दिल के बहुत करीब गजल है, मतलब है वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता। वो पहले सा मुझको कोई मंजर नहीं लगता। वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता, यहाँ लोगों को देखो अब खुदा का डर नहीं लगता। वाह। और मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों तरफ, लेकिन कि मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों तरफ, लेकिन न जाने क्यों मुझे इनमें से कोई घर नहीं लगता। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। न जाने क्यों मुझे इनमें से कोई घर नहीं लगता। और पकड़ कर हाथ जिनको मैंने सिखलाया था कल लिखना, कि पकड़कर हाथ जिनको मैंने सिखलाया था कल लिखना, उन्हीं लोगों को देखो आज मैं शायर नहीं लगता। कि उन्हीं लोगों को देखो आज मैं शायर नहीं लगता। और मेरे अपनों ने दिखलाए हैं ऐसे कुछ यहाँ मंजर, मैं कैसे बोल दूं कि दोस्तों से डर नहीं लगता। वाह, कि मेरे अपनों ने दिखलाए हैं बहुत गहरी बात, ऐसे कुछ यहाँ मंजर, मैं कैसे बोल दूं कि दोस्तों से डर नहीं लगता। और यहाँ पीहर भी है, ससुराल भी, कहने को 2-2 घर, मगर क्यों बेटियों को अपना कोई घर नहीं लगता। कि मगर क्यों बेटियों को अपना कोई घर नहीं लगता। आपने तो दुखती रंग पे हाथ रखा है सागर जी। और इसका दीदी मकता है कि ये तूफान भी जरूरी है बताने को कि मैं क्या हूँ, रहूं खामोश तो लोगों को मैं सागर नहीं लगता। तो वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता, यहाँ लोगों को देखो अब खुदा का डर नहीं लगता। बहुत बढ़िया। तो सागर जी, आपसे हमने बातचीत की, आपके एक शेर के साथ ही मैं इस कार्यक्रम को अंजाम की ओर ले जाऊंगी कि आपका बहुत अच्छा शेर था मुझे, जो बहुत मेरे दिल के भी करीब है और अच्छा लगता रहा है कि गरीबी बेबसी मजबूरियों की तोड़ कर बेड़ी, गरीबी बेबसी मजबूरियों की तोड़ कर बेड़ी, मैं अपना नाम लिखूंगा किसी दिन आसमानों में। तो इस दुआ के साथ कि आपका नाम आसमान की बुलंदियों को छुए, और जिस तरह के आप कार्य कर रहे हैं ऐसा संभव भी लगता है कि आपका नाम और ऊपर जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने बारे में हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझे किए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।